चलो हो गया ना सबका, मिलान कर लेना ढंग से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक समानार्थी जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी मतलब दो ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ हो, ऐसा कौन सा जोड़ा सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, पहला है बादल और नीर, केश और बाल, द्रव्य और वित्त, केला और कदली। ठीक है, तो दोनों ही क्या होने चाहिए? एक शब्द के पर्यायवाची होने चाहिए जिनका एक जैसा अर्थ हो। तो इसमें पहला ही बादल और नीर, समझ गया ना, ये दोनों समानार्थी नहीं है। ठीक है, बादल का मतलब पानी नहीं होता और पानी का मतलब बादल भी नहीं होता। ठीक है, जबकि बाल का मतलब केस होता है, द्रव्य का मतलब वित्त होता है, केला का मतलब कदली होता है। तो इसका सही आंसर क्या आया? ए। ठीक है, ये जो हिंदी में आपके शब्दावलियां हैं ना, अगर आपने पढ़ी हैं, एक बार के लिए आपको डायरेक्ट नहीं भी आ रही हैं, तो आप लोग विकल्प देखने के दौरान उन्हें थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर आ जाए। कई बार उत्तर कैसे आता है? जब हम सारे विकल्पों को पढ़ते हैं तो उसके बाद हम सही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, पक्का हो जाता है कि हाँ ये नहीं हो सकता क्योंकि और सही है। समझ रहे हो? इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्योंकि हर बार प्रश्न पढ़ने के बाद सीधा उत्तर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। समझ गया ना? इसीलिए क्वेश्चन पेपर करते समय ये ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात होती है। आगे, चोर के पैर नहीं होते, कहावत का अर्थ है चोर के पैर नहीं होते, मतलब जो पापी व्यक्ति होता है उसका मन अस्थिर होता है। समझ गया ना? वो उसका मन एक जगह पर टिकता नहीं है। समझ गया ना? उसके मन में शांति नहीं होती, गहराव नहीं होता, ठहराव नहीं होता। समझ गया ना? इसीलिए कहा जाता है चोर के पैर नहीं होते, मतलब पापी का मन अस्थिर होता है। ठीक है, मतलब हमेशा उड़ते रहता है, वो इधर उधर जाते रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा, पशुता, राष्ट्र, लहर, राज्यपाल। देखो पशुता शब्द किससे बना है? पशु से। पशु शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, परंतु ता लगाते ही ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भाववाचक। इसीलिए इसका सही आंसर यह। देखो पशु शब्द में क्या जाति है? पशु का मतलब क्या है? जाति। लेकिन पशुता शब्द किसी पशु को इंगित नहीं कर रहा है, लेकिन उसके भाव को कर रहा है। जैसे मनुष्य का मनुष्यता है, समझ गया ना? वैसे ही पशु का क्या बन जाएगा? पशुता। तो ये भाववाचक संज्ञा। बाकी ये राष्ट्र है, देखो राष्ट्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे? जैसे राष्ट्र कह दोगे तो राष्ट्र का मतलब नेपाल भी है, इंडिया भी है, अमेरिका भी है। समझ गया ना? कोई भारत कहे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन राष्ट्र कहे तो राष्ट्र तो सबको बोला जा सकता है ना। और ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द जिनका प्रयोग हम एक जैसी चीजों के लिए कर सकते हैं सबके लिए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। वैसे लहर है, समझ गया ना? मैंने आपको बोला था कि कोई भी प्राकृतिक घटना क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। चाहे वर्षा हो, तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, लहर भी क्या है? प्राकृतिक घटना है, तो ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। और राज्यपाल, मैंने बोला था किसी भी पद का नाम, व्यवसाय का नाम हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये तीन जातिवाचक है, ये क्या है? भाववाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपका सर्वनाम शब्द में कारक का बोध होगा। इस शब्द में आपका शब्द में कारक बोध क्या होगा? यानी कि इसमें क्या कारक है? समझ गया ना? ये पूरा शब्द क्या है? आप का। आप शब्द क्या है? सर्वनाम। समझ गया ना? आपका शब्द भी पूरा मिलकर के क्या बना? सर्वनाम ही बना। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? आप किसी को बोलते हो ना, क्या होगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा ना। आप शब्द में क्या होगा? का, की, के, रारी, रे क्या बताते हैं? संबंध। क्या बताते हैं? संबंध। तो का शब्द के कारण इस शब्द में किसका बोध होगा? संबंध कारक का बोध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम का भेद है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। वाक्य में सर्वनाम भेद होगा। ठीक है, अब यहां सर्वनाम शब्द क्या है? आप। लेकिन यहां आप शब्द का मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। आप भला तो जग भला कहने का मतलब आपको नहीं कह रहा है, स्वयं के लिए कह रहा है, यानी कि
खुद भले हो तो क्या, यहां आपका मतलब क्या है, खुद, तुम स्वयं भले हो तो तुम्हारे लिए जग भला है, ये कहना चाह रहा है ना। तो यहां आप मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है, आप अपनी निजता के लिए प्रकट किया गया शब्द है, इसीलिए यहां पर आपका मतलब किससे होगा, निजवाचक सर्वनाम से। यहां ये निजवाचक सर्वनाम है। अभी दूसरे वाले में जो आप आया था वो क्या था, हाँ, क्योंकि भाव भी तो है उसमें, आपका कहने का मतलब किसी दूसरे को इंगित कर रहा है। यहां आप कह रहा है किसके लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए। आप भला तो जग भला, यानी कि स्वयं भले हो तो जग भी भला ही लगेगा। ठीक है, तो यहां निजवाचक सर्वनाम है आप। अगला क्वेश्चन है, पाठक शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा, पाठक, पाठक गण बोल सकते हो ना, पाठक गण, लेकिन गण तो सॉरी वो तो बहुवचन होगा, स्त्रीलिंग, समझ गया ना। पाठक का क्या होगा, पाठिका, क्या होगा, पाठिका। तो पठिका है, पाठका है, पाठिकी है। पाठक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, पाठिका। बहुवचन क्या होगा, पाठक गण। भाला शब्द का बहुवचन होगा, भाला। यहां जितने भाले पड़े हैं सबको उठा लाओ, क्या होगा, भाले। यहां जितने भाले पड़े हैं सबको उठा लाओ। भाले फेंकने वाले लोग, भाला फेंकने वाला आदमी, क्या होगा, भाले शब्द ना, तो भाला का बहुवचन क्या है, भाले। रावण का अहंकार उसे ले डूबा, वाक्य में रेखांकित पद होगा अहंकार, रावण का अहंकार, रेखांकित पद ये है। रावण का अहंकार, रावण का क्या है, एक गुण, क्या है, गुण, समझ गया ना। तो अहंकार शब्द में यहां क्या होगा बताओ, विशेषण, क्या होगा, विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रीना गाना गा चुकी है, वाक्य में मुख्य क्रिया है। रीना गाना गा चुकी है, पहली बात तो देखो यहां क्रिया शब्द क्या है, आपको यह पता होना चाहिए। रीना क्या है, कर्ता, कर्ता क्या होता है, या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम, क्योंकि करने वाले का या तो नाम होता है या नाम के बदले प्रयोग किया गया सर्वनाम होता है। गाना क्या है, जो काम किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, यानी कि माध्यम, इसमें होगा गाना क्या, कर्म। अब दो हैं इसमें, गा और चुका, गा और चुका है, समझ गया ना। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो गाने की है, क्या है, गाने की, यानी कि मुख्य क्रिया क्या है, गा। चुकी है क्या है, सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या होगी, गा होगी। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने गाना लिख दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने गाना लिख दिया होगा, क्यों लिखा होगा गाना, अभी कॉपी में पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है, वो सोच रहे हैं कि गाना क्रिया हो रही है, गाने की क्रिया हो रही है। गाना तो क्या है, माध्यम है ना, गाना क्या है, ये सकर्मक वाक्य है, अकर्मक नहीं है, क्या है, सकर्मक। इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। जहां क्रिया के साथ कर्म होता है वहां क्या होती है, सकर्मक क्रिया। आपसे कोई कह रहा है कि वो पानी पी रही है, तो पानी क्या होगा, हाँ, पी क्रिया है ना, रही है क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, वैसा ही है ये। आप इतना हंस रहे हैं, वाक्य में इतना शब्द है, आप इतना हंस रहे हैं। पहले वाक्य को पढ़ो, आप इतना हंस रहे हैं, समझ गया ना। हंसना या हंस रहे हैं क्या है, क्रिया। आप कौन, कर्ता, जो हंसने की क्रिया को कर रहा है, यानी कि सर्वनाम, समझ गया ना। इतना क्या क्या बता रहा है, हंसने की मात्रा, और किसी क्रिया की मात्रा बताए तो वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का स्थान बताए, क्रिया के होने की मात्रा बताए, क्रिया के होने का समय बताए, क्रिया के होने की विधि बताए, समझ गया ना। कब, कहां, कैसे, कितना, ये चारों शब्द अगर क्रिया के साथ आ रहे हैं, समझ गया ना, इन चीजों को बताने वाले, तो वो हमेशा क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। यहां क्रिया हो रही है हंसने की, और इतना है इसकी क्या, मात्रा, क्या है, मात्रा, यानी कि क्या होगा,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो क्या होगा इसमें? हाँ, क्रिया कौन सा वाला? परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परिणाम नहीं, परिमाण। कौन सा एक शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग नहीं लगा है किस शब्द में, ये पूछ रहा है। समागम, सम धन आगम लगा है ना। समाचार, सम धन आचार लगा है ना सम। संभावना, सम धन भावना। सरफिरा, मूल शब्द कहां आ गया? आगे। फिरा कहां चले गया है? पीछे। समझ गया ना? तो पीछे लगा है तो प्रत्यय होगा, ना कि क्या? उपसर्ग। तो इसका मतलब उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? हाँ, सरफिरा। ठीक है। किस शब्द में तद्वित प्रत्यय है? तद्वित मतलब ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया शब्द को छोड़ करके किसी भी अन्य शब्द के साथ लगे, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, किसी भी शब्द के साथ, सॉरी अव्यय हो, क्रिया को छोड़ करके, क्रिया शब्द को छोड़ करके जो क्रिया शब्द के पीछे लगेगा वो क्या होगा? कृत्य प्रत्यय है। समझ गया ना? और सारे के सारे जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे लगेंगे वो कैसे प्रत्यय होंगे? हमेशा तद्वित। अब ये बताओ, ये शब्द मुखिया शब्द किससे बना है? मुख से बना है ना। मुख क्या है? शरीर का एक अंग। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक। ठीक। दूसरा शब्द है लुहार, किससे बना है? लोहा। लोहा क्या है? एक वस्तु। कैसी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। बैठक, बैठक शब्द किससे बना है? बैठना। बैठना क्या है? क्रिया। बैठना क्या है? क्रिया। विषैला किससे बना है? विष। विष क्या है? एक संज्ञा शब्द। तो ये संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द, इनमें जो भी प्रत्यय लगे उसके कारण ये बने तद्वित प्रत्यय। समझ गया ना? ये वाला क्या बना है? कृत्य प्रत्यय, यानी कि क्रिया से बना हुआ प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय जिसे बोलते हैं। समझ गया ना? तो ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसने प्रत्यय तद्वित प्रत्यय नहीं है कहा। ये तीनों तद्वित है, वो क्या है? कृत्य प्रत्यय है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, रचना के आधार पर वाक्य होगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, रचना के आधार पर। एक वाक्य देखो, उसके पास जो कुछ था, उसके पास जो कुछ। अब जो लगाते ही क्या हो जाते हैं वाक्य? बताओ। मिश्र वाक्य हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब तक हम इसे उपवाक्य को नहीं बोलेंगे वो अपनी पूर्णता को प्रकट नहीं करेगा। अगर पहला वाक्य पूर्ण हो जाता है, दूसरा अपने आप में पूर्ण होता है, दोनों को अलग भी कर दोगे तो दोनों पूर्ण होंगे। और जहां दोनों अलग करने में दोनों पूर्ण हो, वहां दो उपवाक्य जुड़ करके एक वाक्य बनाए तो संयुक्त वाक्य। समझ गया ना? और सरल वाक्य है नहीं। क्यों? क्योंकि एक से अधिक क्या है इसमें? एक से अधिक क्या है? विधेय है। समझ गया ना? तो कुल मिलाकर के ये क्या है? मिश्र वाक्य। क्योंकि एक उपवाक्य यहां तक है, इसमें देखो एक उपवाक्य ये है। समझ गया ना? उपवाक्य का प्रकार कौन सा होगा बताओ? अगर आपसे इस वाक्य में उपवाक्य पूछा जाए तो क्या होगा? कौन सा उपवाक्य होगा? संज्ञा। वह खो गया क्या? उसके पास जो कुछ था, तो यह संज्ञा उपवाक्य होगा, विशेषण नहीं। विशेषण कौन और कौन सा लगाने पर उत्तर मिलता है? समझ रहे हो? क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य है ये। ठीक है। दो उपवाक्य हैं इसमें, देख लो। और जब दो उपवाक्य ऐसे जुड़े हों कि एक दूसरे को पूरा कर रहे हो, तो वो वहां पर क्या होता है? मिश्र वाक्य। ठीक है। ये वैसा ही है। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है, आप पानी में पत्थर डाल दो, थोड़ी देर बाद आपको जरूरत पड़ी तो पानी अलग, पत्थर अलग। और मिश्र वाक्य का मतलब क्या है? आप पानी में नमक डाल दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ना नमक नमक रहेगा, ना पानी पानी रहेगा, और दोनों के मिश्रण से नई चीज बन जाएगी। मिश्रण का मतलब यही है।
समझ गया ना। इसीलिए मिश्रण विज्ञान में पढ़े होंगे, दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण, है ना, समझ रहे हो। तो संयुक्त वाक्य का मतलब दो चीजें स्वतंत्र होते हुए भी जुड़ी हैं, तोड़ोगे तो स्वतंत्र हो जाएंगी, पूर्ण होंगी। और मिश्र का मतलब क्या बताया था, दो चीजें आपस में जुड़ी तो हैं परंतु आपस में वो स्वतंत्र होने पर पूर्ण नहीं है, जब आपस में जुड़ती हैं तभी पूर्ण होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, मिश्र। और जहां दो चीज हो ही ना वहां क्या, सरल वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कौन सा हुआ, हाँ मिश्र वाक्य। डर के मारे चोर, छूट तो नहीं गया कोई, ठीक है, डर के मारे चोर दौड़ गया, वाक्य में अशुद्धि संबंधित है। डर के मारे चोर भाग गया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डर के मारे चोर भाग गया होना चाहिए, ना कि दौड़ गया। तो इसका मतलब अशुद्धि तो है, तभी तो पूछा है। अगर अशुद्धि नहीं होती तो वाक्य में क्या देता, कोई अशुद्धि नहीं है। अब डेफिनेटली, क्योंकि वैसे देखने में लग नहीं रहा ना कोई अशुद्धि होगी। आपने जब पहली बार वाक्य को पढ़ा होगा तो आपने कहा कि अशुद्धि तो इसमें दिख ही नहीं रही है, ढूंढने में दिक्कत भी आई होगी, और बहुत सारे लोग तो ढूंढ भी नहीं पाए होंगे, समझ रहे हो, उन्हें अशुद्धि दिखी ही नहीं होगी इस वाक्य में। क्योंकि अशुद्धि देखने के लिए क्या चाहिए, लेंस चाहिए, समझ गया ना। लेंस आंखों में नहीं होता, लेंस कहां होता है, दिमाग में, समझ गया ना। वो हर किसी का खुलता नहीं है क्योंकि उसमें शटर लगे होते हैं। शटर किसके लगे होते हैं, माया जाल के। यहां चल रही है क्लास, समझ गया ना, उनके दिमाग में चल रहे होगा महिला संगीत, समझ गया ना, कि कल तो महिला संगीत में जो रील बनाई थी, समझ गया ना, अच्छी बनी थी, है ना, वो चल रही होगी लड़कियों के। लड़कों के दिमाग में चल रहा होगा कि आज ही का दिन काटना है, कल शाम तो है ही, है ना, जाएंगे, कल तो है कॉकटेल, है ना, वहीं उड़ाएंगे बियर, पौवा, अद्धा, बोतल, समझ रहे हो। तो फिर वो शटर कहां से खुलेंगे बताओ। शटर खोलने के लिए तो दुनियादारी छोड़नी पड़ती है ना, यहां नहीं होते। आप बोलते हो ना मुझे दिखा नहीं, आपको दिखा था, आपने ऑब्जर्व नहीं करा। दिखने के साथ साथ ऑब्जर्व करना, यानी कि कोई चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसके प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है पढ़ाई करने के लिए, समझ गया ना। किताब खोल करके केवल पन्नों को पलटना और शब्दों को पढ़ना, समझ गया ना, ये कभी पढ़ाई नहीं कहलाती है। पढ़ाई कब बनती है, वो जब देख रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, समझ गया ना, उस चीज के बारे में सेंसिटिव हो, समझ गया ना, वो चीज आपको प्रभावित कर रही है, तो आपको क्या, वो चीज समझ में भी आएगी, याद भी रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं पढ़ाई तो करती हूं या करता हूं, याद नहीं रहता, कहां से खा के याद रहेगा, समझ गया ना। पढ़ाई के वक्त कुछ और चीजें चली होंगी, समझ गया ना, सरसरी निगाहों में लाइन पढ़ रहे होगे, मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो मैथिली बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ऐसे रटने में लगे पड़े हो, कितने दिन रट लोगे बताओ, समझ गया ना। पहली बात तो समझ होनी चाहिए यार ये अपभ्रंश क्या होता है, आ गया, समझ गया ना। अब दिमाग में ये प्रश्न उठा है, अब अपभ्रंश पर प्रश्न उठते ही क्या हुआ है, दिमाग में थोड़ा बहुत चीजें बननी शुरू हो गई हैं। अब अपभ्रंश को ढूंढने में पड़े हो, किताब में कहीं पर देखा आपने, भाषा वाले उसमें गए, अपभ्रंश मिल गया, नहीं मिला कोई बात नहीं है, समझ गया ना। आप नेट पर गए, अपभ्रंश खोजा आपने, उसका अर्थ मिल गया आपको कि किसी भी चीज का क्या, टूटा फूटा या फिर परिवर्तित स्वरूप क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता। आपने कहा अब ये किसका परिवर्तित स्वरूप है भाई, ऐसा भी कुछ है, तो फिर आप जाओगे वहां, जिस दिन मैं पढ़ा रहा था, सबसे पहले संस्कृत आई, फिर टूटी फूटी पाली बनी, फिर टूटी फूटी प्राकृत बनी, फिर टूटी फूटी क्या, अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश आपके नामकरण हमारे जो राज्य विस्तार थे उनके आधार पर करा। पूर्व की तरफ मगध का वर्चस्व था तो मगधी राजवंश, उधर का कि सौरसेन का वर्चस्व था तो सौरसेनी। अब सौरसेनी में भी कुछ उप हो गई ऊपर की तरफ को, बिल्कुल ब्राह्मण, समझ गया ना, सिंध की तरफ को। और मगधी में भी क्या हो गई, लगते हुए में अर्ध मागधी हो गई, कुछ मगध का कुछ हिस्सा बाहर का, समझ गया ना। इस तरीके से अपभ्रंश बनी। अब इन अपभ्रंशों में से कौन सा क्षेत्र क्या आएगा, मगध के अधीन कौन कौन सा आता था, मगध से बाहर कौन कौन सा था, सौरसेन पे कौन कौन सा था। अब प्रोसेस बन रही है पूरी, समझ गया ना। पढ़ने के लिए गए थे इसको, लाइन को, समझ गया ना, लेकिन उस लाइन को पढ़ने के दौरान रिवीजन हो गया कितने 10 पन्नों का,
समझ गए ना, पढ़ाई उसे बोलते हैं, वो याद भी रहेगी, सस्टेनेबल भी होगी, लंबे समय तक टिकी भी रहेगी। समझ गए ना, पढ़ने का मतलब किताब खोल करके लाइनों को दोहराना नहीं होता है। समझ गए ना, किताब पढ़ते समय आंखें खुली हो तो उसके साथ साथ दिमाग के शटर भी खुले होने चाहिए, और दिमाग के शटर तब खुलेंगे जब पढ़ते समय शब्दों में गौर करोगे। समझ गया ना, कि आखिर ये लिखा क्या है, मैथिली क्या है, पहली बात तो यही उठ जाए। समझ गया ना, कहीं तो सुना था मिथिलांचल, मैथिली, मिथिला के राजा कौन, जनक, जनक की बेटी सीता, आ रहे हैं ना दिमाग में, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। जब दिमाग खुला है तभी तो आ रहा है, कुछ ना कुछ आएगा जरूर। नहीं आ रहा है तो ढूंढो। समझ गया ना, समय जरूर लगेगा लेकिन बड़ा पक्का होगा, धोखा नहीं मिलेगा। अगर ज्ञान पक्का होगा तो कहीं पर धोखा नहीं खाओगे। समझ गया ना, सतही रट्टा मार करके ले जाओगे तो जिस दिन तक के लिए रट्टा मारा है उस दिन काम नहीं आया तो गया रट्टा, समझ लो, कितनी भी मेहनत कर लो। समझ गया ना, पढ़ने का सही तरीका यही है। समझ रहे हो कि शब्द पर गौर करो, शब्द ही चाबी होते हैं किसके, याद रखने के। हर शब्द की मीनिंग जानने का प्रयास करो, कैसे पढ़ाई अच्छी नहीं होगी फिर देखो आप। ठीक है, अब यहां पर पकड़ा क्या, दिख गया दौड़, दौड़ की जगह क्या होना चाहिए था, डर के मारे चोर भाग गया। वचन से संबंधित है नहीं, चोर भाग गया, चोर अकेला है, भाग गया भी वचन ही है। लिंग से संबंधित है, चोर भाग गई है नहीं, गई होती तो क्या होता, शब्द चयन से, शब्द का गलत चयन हुआ है यहां पर, किसका, शब्द का क्या होना चाहिए, गलत चयन हो गया है। दौड़ की जगह क्या होना चाहिए, भाग। इसलिए ये अशुद्धि किसकी है, शब्द के चयन की। हर जगह किसी भी चीज का क्या, पर्यायवाची भी आप एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते हो, इतना अंतर होता है। समझ गया ना, आप कहोगे मैं मंदिर में जल चढ़ाने गया, अच्छा लग रहा है ना। आप कहोगे मैं मंदिर में पानी चढ़ाने गया, कचरा हो जाएगा वाक्य का। एक ही चीज के पर्यायवाची का हर जगह क्या उपयोग अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। आपको आपसे कहेगा मेरी आंखों से जल आ रहा है, समझ गया ना, लग रहा है ना मूर्खतापूर्ण है तो जल ही, लेकिन क्या बोलते हैं, आंखों से पानी आ रहा है, बोलते हो ना, यहां पानी सूट कर रहा है वहां जल कर रहा है। तो शब्दों का चयन सही जगह पर सही चयन करना क्या जरूरी होता है। यहां तक कि किसका, पर्यायवाची भी एक जगह पर दूसरा पर्यायवाची उपयोग करने से भी कचरा हो जाता है। समझ रहे हो, इसीलिए ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है। इसीलिए मैंने आपको वाक्य शुद्धिकरण में वो सारी चीजें जिससे संबंधित गलतियां हो सकती हैं लिखा है ना, 6 की 6 चीजें जिससे संबंधित गलतियां हो सकती हैं। अभी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम वाक्य शुद्धिकरण की, ठीक है, वो तो हमने की नहीं अभी प्रैक्टिस उसकी। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली किसकी है, बिहारी की। किसकी है, बिहारी की। और बिहारी की जितनी भी बोलियां होंगी वो सब किसकी होंगी, मागधी अपभ्रंश की। अर्ध नहीं, अर्ध मागधी तो पूर्वी हिंदी है। बिहारी की जितनी होंगी वो सब किसकी होंगी, हाँ मागधी की होंगी, ना कि अर्ध मागधी की। अर्ध मागधी किसकी है, पूर्वी हिंदी, और अर्ध मागधी की पूर्वी हिंदी है। समझ गया ना, जैसे छत्तीसगढ़ी, बघेली और क्या था, अवधि। अली तथा अली शब्द युग्म का सही अर्थ है अली। अली का मतलब होता है भंवरा, अली का मतलब क्या होता है, सखी। क्या होता है, सखी। उल्टा भी नहीं होना चाहिए, अगर उल्टा कर दोगे देखो ये सखी और भौरा, भौरा और सखी है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि पहले का क्या होना चाहिए, पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये है जिसे आप क्या बोलते हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द बोलते हो। ये भी आपके सिलेबस में ध्यान रखना, समझ रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सारी चीजें बनती हैं। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जलज, जल से पैदा होने वाला, जल धन अज, क्या है जलज शब्द अपने आप में, योगरूढ़ शब्द है ना। जलज का मतलब क्या, कमल भी हो सकता है, जलज का अर्थ शंख भी हो सकता है। क्यों, कमल भी पानी में पैदा होता है, मोती भी पानी में पैदा होता है, शंख भी पानी में पैदा होता है। समझ गया ना, इसीलिए इन सबको क्या बोलते हैं, जल अज, जल के पुत्र, जल से उत्पन्न। समझ गया ना, चमक नहीं, चमक इसका सही आंसर होगा क्योंकि ये जलज का समानार्थी
नहीं, अनेकार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द। निष्पलक मतलब जिसके पलक है ही नहीं। निष्प्रह जिसमें कोई इच्छा ही नहीं है। निर्निमेष क्या होगा? निर्निमेष। वैसे बिना पलक झुकाए अनिमेष भी बोलते हैं, समझ गया ना? निर्निमेष भी है। अनिमेष और निर्निमेष का अर्थ एक ही होगा, तो इसका सही आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज मतलब जो हमारी देश की सीमाओं के अंदर आया है लेकिन संस्कृत से निकला हुआ तत्सम या तद्भव नहीं है, समझ गया ना? तो इसमें जूता शब्द देशज है। जूता शब्द देशज है। जूता, बावर्ची, बेगम, कैंची, ये सब आगत शब्द हैं और ये सभी तुर्की भाषा के हैं, समझ गया ना? ये सभी किसके हैं? तुर्की के आगत हैं, 3 के 3। जूता शब्द देसी का है, समझ गया ना? श्रद्धानंद शब्द में कौन सी संधि होगी? ये बना किससे है? श्रद्धा, धन, आनंद। पहले पद का अंत किसमें हुआ? आ में। दूसरे पद का किसमें हुआ? आ में। बनेगा क्या? आ। जब कोई लघु और लघु, जैसे अ धन अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा? आ। लघु और दीर्घ मिले तब भी क्या? दीर्घ। दीर्घ और दीर्घ मिले तब भी क्या? दीर्घ। समझ गया ना? तो जब आपके दो दीर्घ स्वर मिलकर के एक बड़ा उसी का दीर्घ स्वर बनाते हैं तो वो क्या होता है? दीर्घ संधि। तो श्रद्धानंद में क्या होगी? दीर्घ संधि। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन है। अब मिलाओ, ये तुम करो चेक।